हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के बारे में। तो जिस प्रकार आपको पता है कि फिजिक्स का हमारा एक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसका कम समय में अधिक रिवीजन करने के लिए हमने 1 बाय 1 सभी टॉपिक्स के बारे में शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। उन्हीं शॉर्ट नोट्स के में हमने कई टॉपिकों की बात कर ली है। आगे इसी प्रकार हम आगे कई टॉपिकों के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स के सभी टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। तो इसी सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के ऊष्मागतिकी टॉपिक के बारे में, जिसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, इस प्रकार के सभी फॉर्मूलाज और सभी बेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं टॉपिक्स पर। तो देखिए सबसे पहले आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का ताप का पैमाना। देखिए ताप का पैमाना तो आपको पता है कि हर एक एग्जाम के अंदर ये जो वीडियोस आपको पता होने वाली है, वो 12th पीसीएम बेस पे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पैमाना होता है, उसका फॉर्मूला होता है F-32/9 बराबर में C/5 इक्वल टू K-273/5 इक्वल टू R/4। ठीक है दोस्तों, तो ये ताप का पैमाना होता है। फारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और आर के बारे में इन सभी का संबंध होता है। अगर फारेनहाइट की वैल्यू निकालनी है तो फारेनहाइट की F की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी इनमें से अपने को दो ताप का पैमाना दिए होंगे और उसमें से एक की वैल्यू निकालनी होगी, दूसरे वाले की वैल्यू अपने को दी होगी। तो यहाँ से हम अगर इन दोनों की वैल्यू दी तो यहाँ पर इन दोनों को उठाकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू दी होगी तो इसमें जिसकी वैल्यू दी उसको पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। तो ये ताप का पैमाना आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक एग्जाम्पल आने के पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद आता है सबसे शुद्ध तापमान। अगर सबसे शुद्ध ताप मापा जाए तो किसका माना जाता है? F का, यानी फारेनहाइट का सबसे शुद्ध ताप माना जाता है। उसके बाद है अशुद्ध ताप। अशुद्ध ताप का किसका मानता है? R का, यानी रेडियंट का ताप है, वो सबसे अशुद्ध माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है परम शून्य ताप। अब देखिए परम ताप और परम शून्य ताप में भी आप कंफ्यूज नहीं होना। परम शून्य ताप का तो मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद आता है परम ताप। परम ताप का मतलब होता है केल्विन। परम ताप का मतलब होता है केल्विन, और परम शून्य ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आता है तापीय प्रसार। अब जो तापीय प्रसार होता है वो किस प्रकार से प्रसार होता है, उसके लिए अपने को अगर रेख के प्रसार हो रहा है, यानी लंबाई के अंदर प्रसार हो रहा है, तो इसका लिए फॉर्मूला होता है L2 = L1 ब्रैकेट 1 + अल्फा T2 - T1। अब अल्फा क्या है? तापीय प्रसार गुणांक है, यानी तापीय प्रसार गुणांक है। अगर रेखीय प्रसार हो रहा है तो यहाँ पर अल्फा लगेगा। उसके बाद आता है पृष्ठ प्रसार। अगर क्षेत्रफल के रूप में प्रसार हो रहा है, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल के रूप में प्रसार हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा A2 = A1 ब्रैकेट 1 + बीटा T2 - T1। तो बीटा क्या है? यहाँ पर बीटा क्षेत्रीय प्रसार है। अगर क्षेत्रीय प्रसार हो रहा है तो तापीय प्रसार गुणांक का जो गुणांक होगा वो बीटा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है आयतन प्रसार गुणांक। जो आयतन प्रसार गुणांक है, तो यानी फॉर्मूला बनेगा V2 = V1 ब्रैकेट 1 + गामा T2 - T1। तो यहाँ पर जो गामा है वो आयतन प्रसार गुणांक के अंदर तापीय प्रसार गुणांक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा ध्यान रखना है। अल्फा तो होगा रेखीय प्रसार गुणांक में रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा होगा पृष्ठीय प्रसार गुणांक, और आयतन के अंदर होगा गामा तापीय प्रसार गुणांक। जो तापीय आयतन प्रसार गुणांक है उसमें गामा गुणांक लिया जाएगा, तापीय गुणांक। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसके बारे में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी ये सबसे पहले किस पे निर्भर करती है? देख लीजिए, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है ऊष्माधारिता। ठीक है, इसको S से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? S = थीटा। थीटा का मतलब होता है जो ऊष्मा दी जाती है, अपॉन m × dt। अब यहाँ पर तो थीटा की वैल्यू है ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा, m का मतलब द्रव्यमान, और डेल्टी का मतलब ताप में परिवर्तन। ताप में जो अंतराय है वो डेल्टी होता है। ठीक है दोस्तों, ऊष्माधारिता की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है S = θ/m × dt। ये होता है फॉर्मूला ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता का। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आगे आता है कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता पूछ ली जाए तो इसका फॉर्मूला होता है C। इसको C से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है θ n dt। थीटा इक्वल टू n dt। n का मतलब मोलों की संख्या इंटू dt। अगर विशिष्ट निकालनी है तो हमें द्रव्यमान m लिया जाएगा, मोल जो मास लिया जाएगा m लिया जाएगा, और मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो यहाँ पर मोलों की संख्या यानी n × dt लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को भी ध्यान रखें, इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर ऊष्माधारिता के बारे में बात की। चलिए अब बात करते हैं गुप्त ऊष्मा। देखिए गुप्त ऊष्मा होती क्या है? गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है जो ऊष्मा अवस्था में परिवर्तन कर दिया। अगर कोई लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, उसको ठोस में बनाना है, तो जो ऊष्मा दी जाती है वो क्या होती है? उस गुप्त ऊष्मा होती है। यानी किसी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। तो गुप्त ऊष्मा के द्वारा अगर द्रव अवस्था में ठोस में बदल जाएगा, ठोस है तो द्रव में बदलने के लिए, या द्रव है तो उसको गैस में बदलने के लिए, इसमें अवस्था परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा उत्तरदायी होती है वो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, इसको L से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको L से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है θ/m। थीटा का मतलब ऊष्मा, अपॉन m यानी द्रव्यमान, मास। ठीक है दोस्तों, तो ये तो गुप्त ऊष्मा। तो अभी हमने 3 प्रकार की ऊष्मा के बारे में बात की है, विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा को तो S से डिनोट करते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा को C से डिनोट करते हैं, और गुप्त ऊष्मा को है वो डिनोट करते हैं L से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और गुप्त ऊष्मा है वो अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए दोस्तों, उसके बारे में आगे चलते हैं। इसके बाद
इसके बाद आता है, अब देखिए जो एस से डिनोट किया जा रहा था इसके बारे में ध्यान रख लीजिए। पानी के लिए अगर आप देखो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, ये मैंने कंसेप्ट लिखे हुए हैं, अब आपको ध्यान में रखने, याद रखने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के अंदर अपने को यूज में आते हैं। यहाँ पर पानी के लिए अगर पानी जो न्यूमेरिकल आ गया उसमें पानी की बात हो रही है तो वहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखनी होगी कि कितनी होती है, वहाँ पर दिया हुआ नहीं होगा। तो यहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा, एस का मतलब विशिष्ट ऊष्मा, तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। ठीक है दोस्तों, ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। उसके बाद है बर्फ के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 48 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होता है, केल्विन सॉरी सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, और अब उसके बाद भाप के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 46 यानी 46 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन पानी, बर्फ और भाप की मैंने तीनों विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर लिखी हुई, ध्यान रखें। एक होती है पानी के लिए 1 कैलोरी होती है, बर्फ के लिए 48 होती है और भाप के लिए 46 कैलोरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी विशिष्ट ऊष्मा। अब आता है पानी से बर्फ से पानी में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बर्फ से पानी के में परिवर्तन। बर्फ से पानी परिवर्तन करने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है वो होती है 50 कैलोरी। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि अगर अवस्था परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पर जो एल है, एल का मतलब गुप्त ऊष्मा है, तो बर्फ से पानी बनाने में कितनी गुप्त ऊष्मा जरूरी होती है, 50, और पानी से भाप बनाने के लिए कितनी जरूरत होती है, 540। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों की गुप्त ऊष्मा, बर्फ से पानी बनाने के लिए 50 कैलोरी और पानी से भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी गुप्त ऊष्मा की आपको आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। 1 कैलोरी में 4.25 जूल ऊर्जा होती है। 1 कैलोरी के अंदर 4.25 ऊर्जा जूल होती है। तो इसमें भी अपने को कभी कैलोरी को जूल में बदलना हो या जूल को कैलोरी में बदलना हो तो ये अपने को जरूरी होता है, ये आवश्यक होता है, तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने इसके बेसिक सारी बातों के बारे में बात कर ली है, जो फैक्ट बातें हैं, जैसे विशिष्ट ऊष्मा, पानी, बर्फ, भाप की, इस प्रकार सभी मैंने बात कर ली। अब हम चलते हैं 1 बाय 1 ऊष्मागतिकी के जो 3 नियम होते हैं इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर शून्याक नियम आता है। पहले आता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, शून्याक नियम, जिसका अंदर क्या होता है कि अगर ए और बी, कोई ए वस्तु है या बी वस्तु, दोनों तापीय साम्य में है, दोनों का तापीय साम्य में है, और इसी प्रकार बी और सी वस्तु भी तापीय साम्य में है, तो ए और सी भी क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। अगर दो वस्तु ए भी तापीय साम्य में, तापीय साम्य मतलब एक वस्तु दोनों वस्तुओं के ताप बराबर हो गए हैं दोनों को पास रखने पर, उसके बाद बी और सी भी तापीय साम्य में, दोनों का जो तापमान बराबर है, तो 100% ये नियम है कि ए और सी जो यानी पहली वस्तु और तीसरी वस्तु भी क्या होगी, तापीय साम्य में होगी। ये होता है कुछ ऊष्मागतिकी का शून्याक नियम। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके ये तो क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि बार फिल इन 4 ऑप्शन में सत्य सत्य पूछ लेता है कि शून्याक नियम क्या होता है या प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या होता है, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद में एक फैक्ट बात होता रहती है, क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा। देखिए आंतरिक ऊर्जा में क्या क्या होता है। आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जो आंतरिक ऊर्जा का जो योग होता है, टोटल जो योग होता है, उसमें आंतरिक ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा शामिल होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, वही क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आदर्श गैस से अंतराण्विक ऊर्जा का मान शून्य होता है, यानी आदर्श गैसों के अंदर अंतराण्विक ऊर्जा का मान शून्य होता है। आदर्श गैसों के अंदर अंतराण्विक जो अणुओं की जो अंतराण्विक ऊर्जा होती है वो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में एक फैक्ट बात हो रहा है कि आंतरिक ऊर्जा ताप व आयतन का फलन होती है। जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किसका फलन होती है, ताप का और आयतन का फलन होती है आंतरिक ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक ऊर्जा ताप का मतलब गतिज ऊर्जा और आयतन का मतलब स्थितिज ऊर्जा। सिंपल सी बात है, जब आयतन की बात आएगी तो आयतन में कौन स्थितिज ऊर्जा होती है और ताप में गतिज ऊर्जा। तो जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप और आयतन का फलन होती है। और वो अभी हमने बात की थी कि ताप का मतलब वो गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, आयतन का मतलब स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आंतरिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और यही बात उसने दूसरे रूप में लिख दी कि आंतरिक ऊर्जा है वो ताप या और आयतन के रूप के आयतन का फलन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब क्या देखिए आदर्श गैसों के अंदर, अब देखिए आदर्श गैसों के अंदर क्या होता है कि आयतन, आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। जो उनकी आंतरिक ऊर्जा होती है वही उनकी गतिज ऊर्जा होती है। यानी कहने का मतलब आदर्श गैसों के अंदर अणुओं के अंदर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा उनकी शून्य होती है। और जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो की पूरी उनकी गतिज ऊर्जा होती है। यानी जिस प्रकार अगर उनको ऊर्जा दी जाती है तो उनकी सारी की सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा उनकी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आदर्श गैसों के अंदर आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होती है। चलिए, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, आदर्श गैसों के अंदर तो आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, परंतु वास्तविक गैसों में क्या होता है कि जो आंतरिक ऊर्जा को इस डिनोट करते हैं वो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। जो ऊपर वाली जो बात है वो किसके लिए लागू होती है, वास्तविक गैसों के लिए लागू होती है। और वास्तविक गैसों की जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आता है एंट्रोपी। देखिए एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। किसी वस्तु के अंदर जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। तो जो उष्मा अपॉन में ताप एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। एंट्रोपी याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, उष्मा अपॉन ताप, उष्मा का और ताप का जो अनुपात है वही एंट्रोपी होता है। ठीक है, एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था। जितनी ज़्यादा अव्यवस्था है तो एंट्रोपी भी उस पदार्थ में उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। चलिए दोस्तों, ये तो था उसका शून्याक नियम। और शून्याक नियम के बाद में हमने साथ साथ में इसी के बारे में आंतरिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के बारे में संबंध में बात की, वास्तविक ऊर्जा, गैस और आदर्श गैसों के बारे में बात की। चलिए अब हम बात करते हैं इसका प्रथम नियम, जो ऊष्मागतिकी का जो शून्याक नियम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं प्रथम नियम की। देखिए प्रथम नियम का क्या मतलब होता है कि डी क्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है दी गई उष्मा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू का मतलब हो गया डी क्यू यानी जो आपने उष्मा दी है बाहर से, निकाय को दी गई उष्मा बराबर होती है
उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की, यानी उसकी जो दी गई ऊष्मा एक तो आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है प्लस किया गया कार्य, और जो जहाँ वो पदार्थ है जो कार्य करता है, जो जिस निकाय के अंदर आपने ऊर्जा दी है वो उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य, यानी आपने क्या को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो उसकी जो ऊष्मा है वो कुछ तो किए कार्य करने में खर्च हो जाती है, और बाकी जो ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में सेव हो जाती है। इसका मतलब दी गई ऊष्मा दो भागों में बन जाती है, कुछ तो उस निकाय के द्वारा किया गया कार्य उसमें खर्च हो जाती है, और बाकी जो ऊर्जा है वो आंतरिक ऊर्जा के रूप में सेव हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से दी गई ऊर्जा DQ है वो किस के बराबर होती है, DU प्लस DW के बराबर होती है। ये होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम रूप, और गणितीय रूप है। ये गणितीय रूप में मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जो थ्योरी है वो मैंने साथ साथ में बता दी, और गणितीय रूप ये आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है द्वितीय नियम। तो इसी के बारे में हमने बात करें। द्वितीय नियम क्या होता है कि कोई भी इंजन उष्मा के कार्य नहीं कर सकता, यानी कोई भी जो इंजन है वो बिना उष्मा के या बिना उष्मा के कार्य नहीं कर सकता। किसी भी निकाय को अगर बिना उष्मा के कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्य करवाने के लिए कुछ ना कुछ उष्मा देनी पड़ती है। देखिए अब आता है क्लॉसियस का कथन है, क्या है कि उष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर संभव नहीं है। जो क्लॉसियस का कथन है कि जो उष्मा का जो प्रवाह है वो निम्न ताप से यानी कम ताप से उच्च ताप की तरफ कभी नहीं होगा। उष्मा का जो प्रवाह है हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ही होता है, यानी अगर उच्च ताप से और निम्न ताप इधर ही प्रवाह होगा। उष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, ना कि निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ कभी संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। चलिए अब आते हैं आगे वाला तृतीय नियम। जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम है उसमें क्या होता है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है। एंट्रोपी का मतलब ब्रह्मांड की एंट्रोपी में लगातार वृद्धि हो रही है, और एंट्रोपी का निकालने का फॉर्मूला अभी जो हमने ऊपर देखा था क्या होता है, S=DQ/T, यानी Q का मतलब उष्मा और T का मतलब ताप। ठीक है दोस्तों, तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ब्रह्मांड में निरंतर एंट्रोपी वृद्धि हो रही है। ये उष्मागतिकी का तृतीय नियम है। तो ये बात की। अब यहाँ पर उष्मागतिकी के तीनों नियमों के बारे में बात कर लिए, और शून्यांक नियम के बारे में बात कर ली, और उष्मागतिकी और हमने फैक्ट क्वेश्चन थे उनके बारे में बात कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और दोस्तों में अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें कि इस चैनल में जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मैं उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और उतना बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बनेगी कि मैं और ज़्यादा आपके लिए बेहतर कंटेंट ले आऊँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।